अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, हमने मार्केट में जो है वो काफ़ी अच्छी अपसाइड देखी। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइज को जो है वो आज टेस्ट करा अपने डे हाई के साथ। पिछले दो सेशंस में हमने मार्केट को ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स बढ़ता हुआ देखा है। ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है, मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है, और जो फुटसी रीबैलेंसिंग का जो इवेंट चल रहा है जो कि पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि गोरे का एक बहुत बड़ा आउटफ्लो एक्सपेक्टेड था, उसमें कितना क्वांटम रहता है गोरे का और मजीद कितनी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, इसको भी आप कवर कर लिएगा। असल में शर्जील भाई, मार्केट में ना पहले ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोरे का जो क्वांटम है काफी बड़ा होगा और वो काफी डिस्काउंट पर आएगा। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2 महीने से जैसे जैसे दिन फुटसी रीबैलेंसिंग करीब आ रहे थे, तो मेन बोर्ड में एक्टिविटी कम हो रही थी या लोग उसमें बेच रहे थे और काम ज्यादातर जो है साइड बोर्ड और थर्ड स्टॉक्स में हो रहा था। फिर जैसे जैसे उसका क्वांटम कम होता रहा और हमारे पास दो इवेंट साइड बाय साइड हुए। एक तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो एमपीएस अनाउंस हुई थी लास्ट, उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गए। और उसके इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद जो है हमने देखा कि आपका आईएमएफ की भी अनाउंसमेंट आ गई। तो दो अनाउंसमेंट्स आउट साइड बाय साइड आई और उसके बाद जो है हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ। हालांकि जिस दिन ये खबरें आई थी उससे अगले दिन तो मार्केट थोड़ा प्रेशर में बंद हुई थी। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर स्टॉक में जो मेन बोर्ड स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा हेल्दी वॉल्यूम भी आ रहा है, और अगर कहीं गोरी की सेलिंग हमें दिखती है तो वो सामने से लोकल पार्टिसिपेशन वहां पर आ जाती है। बिल्कुल। अ, अगर हम स्टॉक वाइज या सेक्टर वाइज बात करें तो काफी टाइम बाद हमने बैंक्स में जो है इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। ऑल्दो जैसे कि आपने डिस्कस भी करा कि रेट कट के बाद से मार्केट में मोमेंटम थोड़ा बेहतर रहा है। ऑल्दो एंटिसिपेशन ये होती है, व्यू ये होता है कि सिक्लिकल्स में मेनली परफॉर्मेंस आएगी, स्टॉक्स सेक्टर्स लाइक सीमेंट्स और स्टील में परफॉर्मेंस रहेगी, पर वो कंसोलिडेट कर रहे हैं ओवरऑल। बैंक्स में जो है वो हम देख रहे हैं कि वो फिर से हमें जो है वो एक दफा लैंडलाइट में नजर आए हैं। बैंक्स लाइक एचबीएल, मीजान बैंक, इनमें काफी टाइम बाद हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से आपको क्या व्यू है? अच्छा श्रीजीत भाई, अगर आप इसमें एक स्टॉक शायद भूल गए, यूबीएल बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया और यूबीएल बैंक अपने नए हाईस की तरफ ही जा रहा है। वो भी ये रहा है कि लोग पहले समझ रहे थे कि जो है ना बैंक से इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से जो है ना अर्निंग्स में बहुत ज्यादा डिप आएगा। बट अगर आप देखें तो हो ये रहा है कि आपका जो मनी सर्कुलेशन है वो ग्रेजुअली अगर उसके नंबर्स जो आते हैं वीक ऑन वीक कम हो रहे हैं। उससे लग ये रहा है कि आपका जो है डिपॉजिट साइड भी बेहतर हो रहा है। और दूसरा ये कि बैंकों की अर्निंग पे 1-2% से अगर वो डिपॉजिट पे मेहनत करें या एडवांसेस पे जो उनको टारगेट्स मिले हैं टैक्स बचाने के लिए, अगर उस पर वो काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें तो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में बजाय से कि वो शुरू में इन्होंने प्रेशर लिया इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों को जैसे समझ में आना शुरू हुआ कि बैंकों की अर्निंग इतनी कम नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें एचबीएल, नेशनल बैंक, मीजान, यूबीएल, इनमें नए हाइज बनते हुए देख नए हाइज तो खैर यूबीएल में बन रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स में भी दोबारा से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। क्योंकि होता ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, आपके इंटरेस्ट रेट कम होते होते हैं हो रहे होते हैं, तो बैंकों की अर्निंग एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं गिरती और उसके बाद फिर उनके पे आउट्स की वजह से उनमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा जिस सेक्टर की तरफ से हमने मेनली आज पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखी, और कल भी उस सेक्टर वो उसी सेक्टर ने जो है मार्केट को लीड करा था या डोमिनेट करा था, वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जिसमें एफएफसी और ईफेड में हम देख रहे हैं कि दोनों ने जो है वो अपने ऑल टाइम हाइज आज के सेशन में जो है वो डिफाइन करे हैं। ओवरऑल इस सेक्टर में परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है और क्या वजह है? देखिए एफएससी में तो गैस सस्ती मिल रही थी तो उसको तो परफॉर्म करना बनता है। और एग्रो फर्टिलाइजर की वजह ये थी कि जो गोरी की सप्लाई थी वो किसी हद तक एब्जॉर्ब होती हुई दिखी लोगों को। तो लोगों ने इसको जो है लिया और अभी भी लोगों का ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में और इंटरेस्ट रेट 200-250 बेसिस पॉइंट और कम हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो अगर 250 बेसिस पॉइंट किसी का व्यू है और इंटरेस्ट रेट 15% होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज 16-17 पे डील कर रही है और आगे ग्रोथ भी हो तो लोग उसमें अपना अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि नए हाइस की तरफ जा रहे हैं, बट ये भी देखना चाहिए कि अर्निंग में भी तो, क्योंकि जो फर्टिलाइजर की प्राइस है वो बीच में गैस प्राइस बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अगर वॉल्यूमेट्रिक साइड पे तो ग्रोथ नहीं आएगी, बट अगर फर्टिलाइजर की प्राइस को देखा जाए तो सबकी अर्निंग बहुत बढ़ गई है ना। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है शायद 40 रुपए 45 रुपए की अर्निंग है सी की, कोई 40 कोई 20 32 28 to 32 रुपीज की अर्निंग ईफर्ट की।
तो सबकी 17-18 रुपए फार्मा फर्टिलाइजर की, 15 रुपए की एफएफपीएल की। तो फर्टिलाइजर के अंदर जो प्राइस का जंप आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट था। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जो यील्डिंग स्टॉक्स हैं, जिसमें आई गेस पाकिस्तान ऑयल फील्ड, कुछ आईपीपीज, बैंक्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इनमें आपको पहले रहना पाएगा। और अगर आपको याद हो, जब मार्केट 40,000 से भी चली थी, तो उसमें पहले सेकंड डे थर्ड डे स्टॉक्स नहीं चले थे, यही अच्छे स्टॉक्स में ही रहना पाया था। मतलब मीजान 120 था, और उसके बाद मीजान बढ़ते बढ़ते 250 हो गया था। तो यही होता है कि पहले आपके जो अच्छे तीन क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट आता है। जब उसमें प्राइस लॉस हो जाती है, तो फिर सेकंड डे थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट आता हुआ दिखता है। और पिछले 2 हफ्ते आई गेस इस इस वीक में और उससे पिछले वीक में हमने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से मेन बोर्ड में आना शुरू हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक लंबे टाइम की कंसोलिडेशन के बाद, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक लंबे टाइम की जो है वो कंसोलिडेशन के बाद हमने रन अप आता हुआ देखा है। पिछले कुछ सेशंस में हम देख रहे थे कि मारी की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही थी। एक्स होने के बाद से हमने देखा था 2 कंसेक्यूटिव कैप्स उसमें लगे थे। आज कहीं ना कहीं उसने नेगेटिव नोट पे क्लोज करा और वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया स्टॉक्स लाइक पाको में और ओजी में। तो मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन भी जो है वो आज काफी क्रूशियल रही मार्केट की तरफ। ओवरऑल कल पीपीएल का रिजल्ट भी है, गोइंग फॉरवर्ड अगले हफ्ते ओजी का रिजल्ट भी है। इनके रिजल्ट्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है और ऑयल एंड गैस में तेजी की क्या वजह है? लेकिन इनके कैश फ्लो से बेहतर हुए हैं, और गवर्नमेंट को जो है ना, जो डेफिसिट हो रहा है रेवेन्यू साइड पर, टैक्स रेवेन्यू साइड पे, उसको कवर अप करने के लिए वो इसी तरह के एवेन्यूज ढूंढ रही है कि कहाँ से डिविडेंड आ सकता है, या कहाँ से जो है ना अपनी स्लिपेज, अपनी जो शॉर्टफॉल है उसको जो है ना कम कर सकते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अरसे के बाद दिसंबर के रिजल्ट में नेशनल बैंक में भी डिविडेंड मिलेगा। आपका सवाल था ओजीवीपीएल में, मुझे लगता है अर्निंग्स तो अच्छी आएंगी, बट सरप्राइज तभी होगा जब ये कोई कैश फ्लोज के नंबर बेहतर होते हैं, कैश फ्लो सॉरी डिविडेंड के नंबर बेहतर होते हैं। और लोगों की एंटिसिपेशन है कि दोनों के जो पे आउट्स होंगे वो पिछले क्वार्टर्स के मामले में काफी बेहतर होंगे, क्योंकि जून के रिजल्ट्स में के बाद से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो है कैश फ्लोज काफी बेहतर होंगे। फुल फ्लैश जितना इम्पैक्ट पास ऑन होना था वो हो चुका है ओजी और पीपीएल में गैस प्राइस का। बिल्कुल। गोइंग फॉरवर्ड रिजांडो, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट? कल हफ्ते का आखिरी दिन है, अगला हफ्ता रोल ओवर वीक है और बाजाहिर फुटसी रीबैलेंसिंग का जो एक मेजर इवेंट है वो प्रॉब्ली अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल लास्ट डे है। तो क्या एक्सपेक्ट करें कल के सेशन में और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक? देखिए, बाजार का उस वक्त जो मोमेंटम है वो तो काफी तेज है, और उसको ब्रेक लगेगी, या तो मार्केट को नए हाइस की तरफ जाए, यानी कि यहाँ से 4-5 हज़ार पॉइंट बढ़ जाए और वहां जाके मार्केट को ब्रेक लगे, जिसमें अपने मेन बोर्ड स्टॉक्स में कोई नए लेवल आए। या फिर हो सकता है कि वो ब्रेक उस सूरत में लगे कि मार्केट जो है कोई नेगेटिव खबर है। बट मेरा ख्याल है ये जब सेलिंग सेलिंग की तो एंटिसिपेशन में अब बाजार नहीं गिरेगी। रोल ओवर भी मुझे नहीं लगता कोई इतना मीनिंगफुल होगा, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट रेट और जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसकी वजह से काफी कॉन्फिडेंस आया। प्लस अगर आप देखें आज सुबह की खबरों में जो करंट अकाउंट का सरप्लस का नंबर आया था बहुत अरसे के बाद, अगस्त का, उसने भी काफी लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि हमेशा से जो चीजें ट्रिगर होती हैं, या इससे पहले भी जब हमारा क्राइसिस क्रिएट हुआ था, सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट बढ़ना शुरू होता है। उसको मैनेज करने के लिए हम जो है किसी प्रोग्राम आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं, या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करते हैं, या रिजर्व डिप्लीट होते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन का राउंड आता है, और फिर हमारे यहाँ एक इन्फ्लेशन होती है जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो लोगों को इस वक्त डॉलर पे भी कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट इसका मैनेज कर रही है, अगर इस तरह मैनेज करती रहती है, तो शायद जो है आपके पास डॉलर के अंदर तो बहुत बड़ा डॉलर का जो है ड्रॉ डाउन रिजर्व में ना आए, और गवर्नमेंट जो है अपने रिजर्व को इसी लेवल पर मेंटेन करने में कामयाब रहे। और इसी वजह से जो है ना हमें लगता है कि आगे इन्फ्लेशन का नंबर भी कम रहेगा, और यही वजह है मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म या थोड़ा मीडियम टर्म की बात करें तो उसमें तेजी लगती बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज। है। अल्लाह हाफिज।